Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. Let's start our lecture number six. That is, I will share the screen. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Let me stop my video streaming so that performance of the system is improved. Okay. Today's lecture is about maintenance department function and organization, and then we will move toward equipment register. That what is equipment registers? So maintenance department function and organization, as you know that maintenance department is the department that is responsible for maintaining all the equipment in its optimum optimum performance or on optimum functions, ठीक है ना? So it is a department that is expected to perform a wide range of function, and these functions are listed below. The major responsibility of maintenance department is planning and repairing equipments. So they will be responsible to plan and the to plan the maintenance tasks and repairing equipments, and facilities to acceptable standards. So basic aim of the maintenance department is to plan or to schedule a maintenance schedule, and then they are going to repair that equipment in order to bring it to acceptable standard or to a standard that was initially kept by the machine or equipment to produce the product, or you can say to bring the system it to acceptable conditions. The second basic function of the maintenance department is performing preventive maintenance, that is more specially developing and implementing a regularly scheduled work program for the purpose of maintaining satisfactory equipment, facility operation, as well as प्रिवेंटिव मेजर प्रॉब्लम्स. सो पहला जो था वो प्लानिंग करना है, प्लानिंग की किस तरह आपने मेंटेनेंस परफॉर्म करनी है. यही एक सबसे बेसिक जो है, सबसे पहला काम जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, दैट इज प्लानिंग. हाउ दे आर गोइंग टू perform the maintenance operation, and then they have to repair the equipments and bring the system to acceptable standards. सो इसके साथ साथ उन्होंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी करनी होती है. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये है कि फेलियर से पहले ही आप जो है वो रेगुलरली इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, और सिस्टम को एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स पे लाने की कोशिश करते हैं. अगर दरमियान में कहीं कुछ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो तो आप उसको वक्त के साथ साथ परफॉर्म करें ताकि उसमें कोई ब्रेकडाउन या फेलियर ना आए, ठीक है ना. The third one is preparing realistic budget that detail maintenance personnel and material need. एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एक और अहम फंक्शन ये भी है कि वो एक रियलिस्टिक बजट पेश करे मैनेजमेंट को, ठीक है ना, रिगार्डिंग द मेंटेनेंस पर्सनल्स एंड मटेरियल्स की कितने कितने हमें जी वर्कर्स चाहिए या कितने पर्सनल्स चाहिए मेंटेनेंस के लिए, कौन होगा, उनका क्या क्राइटेरिया होगा, मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा, वर्कर्स कितने होंगे, हमें कौन कौन सी मटेरियल्स चाहिए, ठीक है. मटेरियल से मुराद जो भी जिस वो टूल्स जो के दैट आर रिक्वायर्ड इन मेंटेनेंस, एंड एज वेल एज वो स्टॉक जो है मटेरियल का जो कि आपका यूज होगा ड्यूरिंग मेंटेनेंस पर्पस. उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, दैट डिपेंड ऑन यूर प्लांट और सिस्टम के उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए उनको इंस्टॉल करने के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए. इसके अलावा जो जो पार्ट्स फेल होते हैं वो आपके जो है वो इन्वेंट्री में आपके पास होनी चाहिए, सी, ठीक है. तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एक काम ही यही है कि वो एक रियलिस्टिक बजट दे, डिटेल मेंटेनेंस पर्सनल के बारे में एंड मटेरियल नीड्स. क्योंकि जब तक आपके पास मेंटेनेंस बजट नहीं होगा तो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो
मेंटेनेंस परफॉर्म नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो एक रियलिस्टिक बजट अप्रूव करने के लिए आपको उसकी सारी डिटेल देनी पड़ती है टू द अपर मैनेजमेंट। सो वो जब उसको ओके करते हैं या उसको पास करते हैं, तो वो बजट जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास पड़ा होता है, एंड दे कैन स्पेंड दैट अमाउंट ऑन डिफरेंट मेंटेनेंस एक्टिविटीज एज वेल एज उनको सैलरी भी देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज को, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के स्टाफ्स हैं। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी जो है वो मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट के फंक्शंस में कैरी करती हैं। ठीक है, मैनेजिंग इन्वेंट्री टू इंश्योर द डेट पार्ट स्लैश मटेरियल नेसेसरी टू कंडक्ट मेंटेनेंस टास्क दैट आर रेडिली अवेलेबल। इनका एक फंक्शन ये भी होता है कि ये अपनी इन्वेंट्री को जो है वो मेंटेन करे, किस तरह वो उसको मैनेज करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इन्वेंट्री में उनकी जो इक्विपमेंट या पार्ट्स वार्ट्स पड़ी होती हैं, और जाहिर है उसमें से कंज्यूम भी होती है, और उसमें से चीजें खराब भी होती हैं, कंज्यूम भी होती हैं जो है। और उनका काम यह है कि उस अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करें, इस तरह हो कि वक्त की जरूरत के मुताबिक ये कहे कि जी इन्वेंट्री में तो ये चीज अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो इनका काम यही है कि इमरजेंसी के दौरान जो है वो इनके पास हर चीज मौजूद हो। ये किस तरह उस इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है। और वो दे हैव टू प्रोवाइड the the materials or part that are necessary to conduct maintenance tasks। ठीक है ना, इनका एक काम ये भी है कि ये कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑन इक्विपमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा। एक मैंने आपको कहा था कि जाहिर है जब आपके पास सर्विस ऑर्डर आता है कि किसी भी डिपार्टमेंट से कि जी हमें ये सर्विस रिक्वायर्ड है, या हमारी ये इक्विपमेंट है, प्लांट है, इसमें कुछ मसला आ गया है, ठीक है, सो दे वो आपके पास जॉब ऑर्डर इशू करते हैं। जब जॉब ऑर्डर आता है देन यू हैव टू prioritize or you have to categorize the operations that are necessary on urgent basis। ठीक है ना, फिर जो आप उसको टास्क साइन करते हो कि पहले ये ऑपरेशंस आपने करने हैं। ठीक है ना, तो वो ये सारा का सारा आप जो है वो अपने रिकॉर्ड्स में रखते हो। ठीक है, फिर जब आपके पास जो है वो इक्विपमेंट उसकी मेंटेनेंस हो जाती है, तब भी आप उस सर्विस ऑर्डर पे जो है फर्दर जिसे हम फीडबैक भी कहते हैं, फीडबैक करते हो कि ये जी इस टाइम पे ठीक हुआ था, इसमें ये मसला आया था, जो भी है। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा किसने सर्विस प्रोवाइड की थी, फलाना बंदा गया था, इतने बजे गया था, इतने से इतने टाइम तक जो है वो उसका टाइम लगा उसको रिपेयर करने में। सो इस सब चीजों का जो है रिकॉर्ड जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो इसका रिकॉर्ड रखे, ताकि जब ऑडिट पर्पस के लिए जो है वो रिकॉर्ड अवेलेबल हो कि देखा जाए कि हाँ वाकई ये काम हुए भी हैं कि नहीं, किसने किए थे, कौन कौन सी चीजें इसमें यूज हुई, कितना टाइम कंज्यूम हुआ, वगैरह वगैरह। क्लियर? यस सर। अच्छा, कोई इतना मुश्किल नहीं है आज का लेक्चर। द अदर थिंग इज डेवलपिंग इफेक्टिव अप्रोच टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ मेंटेनेंस स्टाफ। कोई एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का बेसिक एक काम ये भी है कि वो एक ऐसी मेथड्स बनाए या ऐसे अप्रोचेस यूज करें जिससे वो अपने मेंटेनेंस स्टाफ की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सके, वो देख सके कि आया ये अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, काम के दौरान कुछ हेरा फेरी तो नहीं हो रही, कोई मतलब टाइम कंज्यूमिंग में तो वो नहीं लगे हुए कि काम को छोड़ के मतलब वो अपने किसी काम में लगे हों, और उधर जो है वो मेंटेनेंस जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहां पे वो काम ही ना करें। ठीक है, जस्ट जस्ट वो वेस्टेज ऑफ टाइम करें। ठीक है ना, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के इंश्योरिटी ये भी होती है कि वो अपने मेंटेनेंस स्टाफ की एक्टिविटी को मॉनिटर करे कि वक्त पे काम क्विकली करके दे और सिस्टम को जो है वो उसके अपने ऑप्टिमम कंडीशन में लेकर आए। The other thing is develop effective technique for keeping operation personnel, upper level management and other concerned group aware of maintenance activity। अच्छा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि वो अपर लेवल मैनेजमेंट को और उसके साथ जितने भी कंसर्न ग्रुप्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है,
जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी एक इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना, उन सबको मेंटेनेंस की एक्टिविटीज के बारे में या उसको मेंटेनेंस के बारे में अवेयर रखना है, ठीक है ना। जाहिर है उनकी मेंटेनेंस, तभी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को अहमियत दी जाएगी जब तक वो अपनी अहमियत नहीं मनवा पाते। जाहिर है जब वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अपने फंक्शंस बताएगा, अपनी मेंटेनेंस की अहमियत बताएगा कि क्या क्या मेंटेनेंस करें तो हमें कितना फायदा हो सकता है, अगर मेंटेनेंस ना की जाए तो कितना नुकसान हो सकता है, तो ये सारे के सारे काम जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हैं कि सो दैट दे कीप द अपर लेवल मैनेजमेंट एंड अदर कंसर्न ग्रुप अवेयर ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटीज, ठीक है ना। तभी जाके जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की अहमियत उजागर होगी। अदरवाइज अगर वो साइलेंट रहे इन चीजों पर और अपनी अहमियत ना बताए या अपने जो काम है उनका या अपना रोल ना जाहिर करे, सो जो है वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि जो है वो अपनी अहमियत मनवा सके। ट्रेनिंग मेंटेनेंस स्टाफ एंड अदर कंसर्न इंडिविजुअल टू इम्प्रूव देयर स्किल एंड परफॉर्म इफेक्टिवली। जाहिर है जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसका एक अहम रोल ये भी बनता है कि वो अपने स्टाफ की जो है वो मेंटेनेंस ट्रेनिंग कराए, ठीक है, और लोगों की भी जो है वो ट्रेनिंग कराए ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो और वो इफेक्टिवली अपने काम को परफॉर्म कर सके, ठीक है ना। तो इसके लिए भी जाहिर है बजट रिक्वायर्ड होता है। ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो अपर मैनेजमेंट को ब्रीफ करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस वगैरह वगैरह, ठीक है ना, और उनसे बजट अप्रूव कराते हैं। फिर वही बजट में से कुछ पोर्शन जो है वो ट्रेनिंग के लिए रखते हैं एंड दे परफॉर्म, दे ट्रेन द मेंटेनेंस स्टाफ, ठीक है ना। आइदर वो लोकली उनको ट्रेन करते हैं या किसी बंदे को हायर करते हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, या कोई ही बाहर उनको भेजते हैं ऐसे सिस्टम के में जहाँ पे उनका जो है एक अच्छा सेटअप लगा हो और वो अपने बंदों को वहां भेजे कि जी आप जहाँ वहां पे जाएं, 1 महीने की ट्रेनिंग करें, देखें वहाँ क्या क्या प्रोसेस करते हैं, किस तरह वो मेंटेनेंस का काम करते हैं, क्या क्या चीजें हैं। और इसमें जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो बहुत आगे हैं कि वो अपने स्टाफ को मेंटेनेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लोकली भी एज वेल एज उनके बाहर के ट्रिप्स भी लगाए जाते हैं। उन्हें दिखाया जाता है कि जो हमारे बाहर के जो अदर इंडस्ट्रीज हैं या जो अदर फैसिलिटीज हैं वो किस तरह परफॉर्म करती हैं और क्या क्या चीजें उसमें रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन सी बैकग्राउंड्स आ सकती हैं, किस तरह हम इन चीजों को टैकल करते हैं, तो सारी की सारी ट्रेनिंग्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं। The other function of maintenance department is reviewing plan for new facilities, installation of new equipment, etc. जाहिर है एक वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है, नई नई फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एक काम ये भी है कि वो नई फैसिलिटीज के लिए प्लान्स रिव्यू करे, या इंस्टॉलेशन कोई नया इक्विपमेंट आया है और वो इंडस्ट्री को दैट इज रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री for upgradation purpose, so they must be able to review plans for new facility and installation of new equipment, etc. Implementing method to improve workplace safety and developing safety education related program for maintenance staff. So इनका एक काम ये भी है कि ये मेथड्स इम्प्रूव मेथड्स इम्प्लीमेंट करे, ठीक है, जिससे जो है वो जो वर्किंग प्लेस है वहां पे सेफ्टी इंश्योर हो और सेफ्टी एजुकेशंस भी लोगों को प्रोवाइड करे अपने मेंटेनेंस स्टाफ को, ठीक है ना, ताकि वो जो है वो काम के साथ साथ जो है वो सेफ्टी पे भी तवज्जो दे और आपका जो सिस्टम है वो सेफ रहे। तो ये भी एक मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट के फंक्शंस में आता है। डेवलपिंग कॉन्ट्रैक्ट specification and inspecting work performed by contractor to ensure compliance with contractual requirement। अच्छा, बाज वक्त जो है वो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो कंट्रैक्ट करती है किसी या आउटसोर्स करती है, कंसल्टेंसी लेती है किसी भी दूसरी इंडस्ट्री की या कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट की, कह दें आउटसाइड ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है ना। सो इनका एक काम ये भी है कि लेट से एक ऐसा मेंटेनेंस स्टाफ जो कि आपके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आता, उसकी उससे बियॉन्ड है,
उसकी जो फैसिलिटी है या उसकी जो फंक्शन है उससे ज्यादा का काम है, जैसे लेट्स से न्यू इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन हो गई या न्यू फैसिलिटीज वगैरह, सो यू हैव टू मेक अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर कंसल्टिंग डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना, या कंसल्टेंट होते हैं उनसे आप डील करते हो कि जी वो आपको कहता है कि जी मैं आपका ये काम इतने अरसे में करके दूंगा, जिसे हम आम सादा अल्फाज में ठेकेदारी कहते हैं कि आप ठेके पे देते हैं किसी को काम, ठीक है ना। सो जब वो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है ना, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम यही है कि वो डेवलप कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, कि वो कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन बनाए कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह के काम होंगे, किस मयार के काम होंगे, किस तरीके से होंगे, एंड इंस्पेक्टिंग वर्क परफॉर्म बाय कॉन्ट्रैक्टर। और वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के वर्क को इंस्पेक्ट भी करेगा, क्या है ये क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो इसमें हेरा फेरी तो नहीं कर रहा है या इसमें कहीं मटेरियल इधर उधर तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। So they are going to inspect work performed by the contractor to ensure compliance with contractual requirement, and they must be able to ensure that contractor is going to compliance with contractual requirement or not, कि वो जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया आया वो उस पे अमल कर रहा है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में एक बात लिखी है, एक क्लास लिखी हुई है कि वो ये काम इस तरह करेगा। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि वो इंश्योर उससे कराए कि आपने ये काम इसी तरीके से करना है, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा सस्ता तरीका हो जिससे वो काम करे, नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है वो उसी के मुताबिक करेगा। इसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एचएमसी में जब 120 टन पर आवर बॉयलर जो है वो इन्होंने घोटकी शुगर मिल और यूनाइटेड शुगर मिल जो है उनके साथ जो एग्रीमेंट किए थे कि हम आपको, मतलब वो एग्रीमेंट तो एक बहुत बड़ी कॉपी थी या एक जो है वो रिपोर्ट सी थी, इन्होंने उसमें जो है जो घोटकी शुगर मिल है, यूनाइटेड शुगर मिल, उनके सारी जो है स्पेसिफिकेशन उन सब पे साइन किए थे, एग्रीमेंट सब कुछ किया था। लेकिन जब काम करने का टाइम आया तो ये अगर एक जगह पे 10 थिकनेस की प्लेट लग रही है और ये वहां पे 8 थिकनेस की प्लेट लगाते हैं या लगाते, तो वो वहां से ईमेल कर देते कि नहीं जी ये हमें रिक्वायर, ये हमें कबूल नहीं है, आपने 10 की प्लेट कहा था, आप 10 की प्लेट लगाएंगे, 8 की थिकनेस हमें कबूल नहीं है। हाँ, अगर ये 10 की बजाय 16 की प्लेट लगाते तो वहां से कोई कंप्लेंट नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी 16 थिकनेस की प्लेट जो है वो और भी सेव है 10 से, ठीक है ना। तो इस तरह इनका नुकसान अगर हो तो उससे उस इंडस्ट्री को कोई लेना नहीं, कंट्रैक्टर का अगर नुकसान होता है तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कंट्रैक्टर मेरे काम में डंडी मारता है और उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, सो उसको एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंश्योर करना होगा कि वो अपना काम उसके उसी के मुताबिक कराए। कोई भी ये नहीं चाहता कि जो है कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज लिखी हो और कर कोई और रहा हो। जाहिर है आप लोग कहते हो कॉन्ट्रैक्टर को आपने ये मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था और इस पे आपने साइन भी किया, आप ये काम इसी तरीके से करेंगे, अदरवाइज जो है वो मैं आप पे केस कर दूंगा, ठीक है ना। सो मेंटेनेंस का एक डिपार्टमेंट का एक अहम रोल ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन डेवलप करे, they have to inspect work performed by the contractor to ensure compliance with contractual requirement। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. कोई क्वेश्चन? No, sir. ओके, No, sir. अच्छा, 4 गाइडलाइंस। तो 4 गाइडलाइंस यूजफुल इन प्लानिंग अ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस आर, ये 4 अहम गाइडलाइंस हैं जब जो कि नेसेसरी है व्हाइल प्लानिंग इन अ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप प्लान करते हो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए 4 गाइडलाइन है। नंबर 1, स्टैब्लिश रीजनेबली क्लियर डिवीजन ऑफ अथॉरिटी विद मिनिमम ओवरलैप। आपने सबसे पहले एक क्लियर डिवीजन करनी है अथॉरिटी की विद मिनिमम ओवरलैप। ये ना हो कि आपने आपके पास बंदे हैं, आपने उनकी डिवीजन की हुई है, ठीक है ना, और उस बंदे का काम लेट्स से अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस का काम मशीन की मेंटेनेंस है, एक तो अगर बड़ी मेंटेनेंस है, एक छोटी मोटी जो मेंटेनेंस है, या लेट्स से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी है, मैकेनिकल भी है,
और सेवरल इस तरह के इक्विपमेंट्स भी हैं। तो आपने इस तरह नहीं करना कि आपने डिवीजन इस तरह करनी है कि कम से कम ओवरलैप आए उस बंदे का या उस अथॉरिटी की जो है वो कम से कम ओवरलैप आए, उसमें क्लियर डिवीजन हो कि बस ये जी आपने इलेक्ट्रिकल साइड है, ये आपने इलेक्ट्रिकल का काम करना है, ये मैकेनिकल साइड है तो इसके लिए आपने मैकेनिकल के बंदे रखे हैं जी, आपने बस मैकेनिकल का काम करना है। ये ना हो कि मैकेनिकल का बंदा इलेक्ट्रिकल का भी काम कर रहा हो और जहां पे अदर नेसेसरी जो काम है जो कि उसके करने के नहीं है लेकिन वो कर रहा है, ठीक है ना। जिस तरह हमारे अक्सर मुल्कों में होता है कि आप देखें तो इंडस्ट्रीज में जो है जहाँ पे मैकेनिकल रिक्वायर्ड हो वहां पे उन्होंने इलेक्ट्रिकल भी हायर किए होते हैं, अक्सर इलेक्ट्रिकल वाली जगह मैकेनिकल या कंप्यूटर वाले को भी हायर किए होते हैं, ठीक है ना। सो देयर मस्ट बी अ क्लियर डिविजन ऑफ अथॉरिटी विद मिनिमम ओवरलैप। The second thing is optimize number of person reporting to an individual. Let's say आपका एक बॉस है, ठीक है ना, उसके पास 5-6 बंदे हैं, ठीक है ना। तो एक गाइडलाइन ये है कि उसको ऑप्टिमाइज किया जाए नंबर ऑफ पर्सन को जो कि एक इंडिविजुअल को रिपोर्ट करते हैं। इस तरह के बस आप सारे के सारे को जो है वो एक के अंडर डाल दें। लेट्स से जैसे आपके पास एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में तो आपके पास मैनेजर है, तो मैनेजर के अंडर आपके पास 2-3 असिस्टेंट मैनेजर होने चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें अगर हम मैकेट्रॉनिक्स की बात करें तो भी आ सकता है। फिर असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के अंडर 4-5 बंदे हैं, इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के अंडर 4-5 बंदे हैं और असिस्टेंट मैनेजर जो है वो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है उसके अंदर 4-5 बंदे हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो वर्कर्स हैं ये अपने असिस्टेंट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, और फिर ये जाके अपने मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि ये सारे के सारे वर्कर्स जो हैं वो एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करें, इससे परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है, ठीक है ना। और ज्यादा एक बंदा बहुत से बंदे को डील करे तो उसमें सिस्टम भी जो है वो काफी इफेक्ट होता है। इसलिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन को ऑप्टिमाइज करते हैं, दैट इज गोइंग टू रिपोर्ट टू एन इंडिविजुअल, ठीक है ना। फिट द ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सनैलिटी इन्वॉल्व एंड कीप वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, उसको अपने जो पर्सनैलिटीज हैं, ये जो आपके पास इंजीनियर्स हैं या जो भी आपके पास टेक्नीशियंस हैं, जो भी बंदे हैं, ठीक है ना, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उन पर्सनैलिटीज के हवाले से फिट करना है जो कि काम कर रहे हैं। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जो बंदे काम कर रहे हैं उसी के आप कह सकते हैं कि उन्हीं के मयार के मुताबिक जो है वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को फिट करना है या उसको मोल्ड करना है। और जो आपकी अथॉरिटीज वर्टिकल, आप वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी अपनाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखें। जिस तरह वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटीज मींस के कोई इंडस्ट्री है उसका एमडी है, एमडी के अंडर जो है वो डिप्टी एमडी है, ठीक है, डीएमडी। फिर डीएमडी के अंडर जो है वो मुख्तलिफ जीएम्स है, जीएम वर्क्स हो गया, जीएम फाइनेंस हो गया, जीएम अकाउंट्स हो गया, जीएम जो है वो मेंटेनेंस हो गया, जीएम जो है वो फाउंड्री हो गया, वगैरह वगैरह। फिर उस जीएम के अंडर मुख्तलिफ डीजीएम्स है, डिप्टी जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर जो है वो मशीन शॉप हो गया, डिप्टी जनरल मैनेजर फाउंड्री शॉप हो गया, डिप्टी जनरल मैनेजर जो है क्वालिटी कंट्रोल हो गया। इसी तरह मेंटेनेंस में जो है डीजीएम मेंटेनेंस हो गया, ठीक है ना। और फिर आप इसी तरह वर्टिकल देखें, आप ऊपर से जा रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट से वर्टिकली नीचे की तरफ जा रहे हैं। और कीप द लाइंस ऑफ कीप द वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज पॉसिबल एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखें। जिस तरह अब डीजीएम है, डीजीएम का काम यह है कि वो नीचे जो मैनेजर्स है उससे रिपोर्ट लेगा, ठीक है ना, और क्या काम हो रहा है वो सारा मैनेजर उसको डिस्क्राइब करेगा। अब अगर डीजीएम का काम ये है कि वो मैनेजर से लेके नीचे असिस्टेंट मैनेजर से लेके वर्कर तक की सारी चीजों को चेक करेगा, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम। सो यू हैव टू कीप द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आप उसको कर दो कि आपने सिर्फ मैनेजर से रिपोर्ट लेनी है। मैनेजर इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ देयर पर्सनल्स, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। फिर ठीक है ना, वो असिस्टेंट मैनेजर से रिपोर्ट लेगा। अब असिस्टेंट मैनेजर के अंडर जो है वो वर्कर्स आते हैं, तो असिस्टेंट मैनेजर का काम ये कि हाउ ही विल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज इन हिज सेक्शन, ठीक है ना, एंड विल रिपोर्ट टू
the manager. So instead of haphazard, you have to follow key vertical line of authority and it's possible as short as possible. D, any question? Clear, sir. Clear. समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, एक मिनट, ये ठीक है, एक मिनट, सही है। अच्छा, दोबारा आते हैं। देन वी विल मूव टू सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज सेटअप। अब हमारे पास जो है वो किसी भी इंडस्ट्रीज में जो है आपका जो सेटअप है वो दो तरह का हो सकता है। द फर्स्ट वन इज सेंट्रलाइज सेटअप एंड द सेकंड वन इज डिसेंट्रलाइज सिस्टम। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो है वो उसको उस एग्जांपल को यहाँ पे मेंटेनेंस के अगेंस्ट जो है वो उसको लागू करते हैं, ठीक है ना, ताकि एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है या और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, ठीक है ना। तो आप गौर से इसको सुने कि सेंट्रलाइज सिस्टम, लेट से आपका यूईटी पेशावर है, ठीक है ना। अब उसका यूईटी पेशावर या उसके जितने भी सारे कैंपस हैं, जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो अंडर आते हैं वीसी साहब के, ठीक है ना। वीसी के डिसीजन के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी कैंपस जो है वो अपना डिसीजन नहीं कर सकता। सो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। आपका जो यूईटी पेशावर है, वीसी यूईटी पेशावर में बैठता है, आपका कोहाट कैंपस है, बनू कैंपस है, अब्टाबाद कैंपस है, मुख्तलिफ जो कैंपस हैं। इवन अगर आप यूईटी पेशावर के अंदर आप डिपार्टमेंट ले लें तो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, मैकेट्रॉनिक्स, ब्ला ब्ला, फलाने जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो डीन साहब हैं या फिर हर एक डीन के अंडर जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो वो उसमें चेयरमैन बैठे हैं। अब चेयरमैन या डीन जो है वो डिसीजन लेता है, वो खुद से नहीं ले सकता, उसे जो भी डिसीजन लेना होता है वो वीसी साहब को जो है वो रिक्वेस्ट भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट शीट्स, जिसमें वो सारी की सारी कारगुजारी बयान की गई होती है। जी ये हमें ये चीज रिक्वायर्ड है, आप इसकी अप्रूवल दें, ठीक है ना। या इवन किसी को पेमेंट भी करनी हो तो बकायदा जो है वो वीसी साहब से वो जाता है वो फाइल, और वहां से वीसी साहब से अप्रूवल होने के बाद जो है वो फर्दर वो पेमेंट के लिए प्रोसेस होता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम के एक जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है, उसको सारे के सारे को गवर्न कर रहा है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है ना। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम ये क्या है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम ये है कि उन्होंने अपनी पावर को ट्रांसफर की हुई है। आप जीवीसी साहब ने पावर दी हुई है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को भी, मैकेनिकल को भी, सिविल को भी, और अदर डिपार्टमेंट छोटे छोटे जितने भी डिपार्टमेंट उन सबको उन्होंने पावर दी हुई है कि यार जरूरी नहीं है कि आप मुझे बार बार ये सारी फाइलें अलग अलग भेजते रहो। जी मैंने आपको ये पावर दी हुई है कि आप पेमेंट इतनी तक पेमेंट कर सकते हो और इन कामों के लिए आप खुद पेमेंट कर सकते हैं। हम आपको एक बजट एलोकेट करते हैं एंड देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। आपका ये काम होगा कि उस पर चेक एंड बैलेंस और उसको शफाफियत से उस फंड को यूटिलाइज करे। सो नाउ हियर द पावर इज ट्रांसफर्ड डिसेंट्रलाइज्ड। The power is decentralized to every department and now every department जो है that is independent. They can perform any work but the department has to be limited according to the instruction that is given to them. ठीक है ना, उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने ये फंड इस चीजों के लिए यूज करना है या ये काम इन चीजों की सूरत में आप ये काम कर सकते हैं। उसमें आपको वीसी की या किसी और बंदे की जरूरत नहीं है। चेयरमैन इज ऑथराइज्ड, ठीक है ना। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज सिस्टम। मैं आपको एक दफा फिर रिव्यू कर दूं। सेंट्रलाइज सिस्टम में पावर जो है वो सारा एक सेंटर के पास होता है एंड ही इज गोइंग टू कंट्रोल द एवरी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। एंड एवरी डिपार्टमेंट दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट मेजर या सेंट्रलाइज्ड हब जो है तो वो कम मोहताज होता है। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम में यू हैव डिवाइड द पावर अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑन एवरी डिसीजन, ठीक है ना। तो वो फिर अपने डिसीजन खुद करते हैं। आई थिंक आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की एग्जांपल समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई मुझे बता दे ताकि मैं आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन कर दूं।
समझ आ गई सर है अगर थोड़ा कोई समझ गए एक सर। और एग्जांपल देना है सर, तो समझ नहीं आई मुझे। समझ आ थोड़ा गई एक सर। एग्जांपल ये ले लें कि आपकी कोई लेट से इंडस्ट्री है, एचएमसी हो गई, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स। अब उसमें अगर आप देखें तो उसमें डिजाइन डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है ना, मशीन शॉप अलग है, फाउंड्री शॉप अलग है, उसमें क्वालिटी डिपार्टमेंट अलग है, फिर फाउंड्री का अलग सिस्टम है उनका, फाउंड्री जिसमें उनके पास कास्ट आयरन जो है उसकी कास्टिंग होती है, स्टील फाउंड्री अलग है उनके पास, डिफरेंट फैसिलिटीज हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, ये सारे के सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और इन डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहा है एमडी, ठीक है ना। अब ये जितनी भी डिपार्टमेंट्स में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे के सारे एमडी के हुक्म से हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एमडी का है कि ये आपने ये काम इस तरह करना है, इस तरह करना है, सो सारे डिपार्टमेंट दे वो जो है वो मोहताज है कि वो उसी को फॉलो करे जो एमडी कह रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर एमडी अपनी पावर ट्रांसफर कर देता है कि जी मशीन डिपार्टमेंट है उसका अपना एक बजट है, ठीक है ना, मेंटेनेंस के लिए भी उनका अपना एक बजट है, उनके जितने बंदे डेली वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें देनी है, वो सारा का सारा वो सारी की सारी हर एक जो सेक्शन है या जो हर एक डिपार्टमेंट है उसको सारी की सारी पावर दे दे कि जी तनख्वाहें भी आप दो, आप अपनी मेंटेनेंस के अखराजात भी खुद करो और सब कुछ आप लोग खुद करो। आप फिर उसी जो शॉप है या जो ऑफिस है उसमें एक बंदा वो उस फंड को लगाने और इस्तेमाल करने में रिस्पॉन्सिबल है और वही आगे फर्दर जो है वो जवाबदेह होगा कि जी मुझे इतने पैसे मिले इस साल में, मैंने इतने खर्च किए, किस किस चीज पे खर्च किए, इस पे खर्च किए, इस पे खर्च किए, इस पे खर्च किए। तो अब आप क्या है, आपने सारी की सारी जो है वो पावर ट्रांसमिट कर दी नीचे उस शॉप की तरफ, ठीक है ना, और आप आराम से बैठ गए, ठीक है ना। तो आपने बंदे मुकर्रर कर दिए कि जी ये बंदे जवाब दे होंगे, बस मैं आराम से बैठा हूँ, सिस्टम है, मोहताज नहीं है, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अपने फायदे और नुकसान है जो कि आगे आ रहे हैं, लेकिन फर्क ये कि यू मस्ट बी एबल टू नो सेंट्रलाइज। देखिए नाम से जाहिर है सेंट्रलाइज सिस्टम, जो एक सेंट्रलाइज है, कि आपके पास एक मेजर सेंटर है एंड दैट सेंटर इज गोइंग टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर sections or department, and decentralized ये है कि every section is now itself a center and is going to perform is going to authorize or perform any activities within that section. जी, any question? No, sir. No, sir. Okay जी, we'll move forward. Now there are certain benefit of centralized maintenance. अच्छा, अब हम इसको मेंटेनेंस पे लेके आते हैं। तो मैंने आपको जनरली एग्जांपल दी सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम का, तो इसी को आप मेंटेनेंस पे लागू रखें कि आपके पास एक इंडस्ट्री है, ठीक है ना, उसमें एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, अगर उसको आप सेंट्रलाइज कर देते हो, ठीक है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा सारे के सारे। लेकिन अगर आपने उसके पास सारी की सारी पावर होगी मेंटेनेंस की, लेकिन अगर आपने उस इंडस्ट्री में हर एक सेक्शन के अंदर एक छोटा अपना एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, एक मेंटेनेंस सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है ना, सो नाउ दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ये अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें ये सेंट्रलाइज पे पूरे के पूरे को एक यूनिट बता के और एरो का निशान बनाया हुआ है, जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हर एक सेक्शन जो है वो इंडिविजुअली एक्टिव है। सही? यस सर। तो सेंट्रलाइज ये है कि एक ही डिपार्टमेंट जो है वो सारे के सारे वन मैन शो जिसे कहते हैं, ठीक है ना, वन मैन शो। तो वो एक ही डिपार्टमेंट जो है वो मेंटेनेंस का उस इंडस्ट्री की सारी मेंटेनेंस एक्टिविटी को देख रहा है, दैट इज सेंट्रलाइज सिस्टम। और डिसेंट्रलाइज में ये है कि हर एक सेक्शन में या हर एक विद इन द डिपार्टमेंट हर एक सेक्शन में जो है वो एक मेंटेनेंस छोटा सा एक सेक्शन है और वो क्विकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर परफॉर्मिंग और फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब सेंट्रलाइज मेंटेनेंस के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने नुकसानात हैं, इसी तरह डिसेंट्रलाइज के अपने बेनिफिट और अपने नुकसानात हैं, वो देखते हैं ये क्या क्या है।
The first one is more efficient compared to decentralized maintenance. के centralized maintenance जो है वो efficient है as compared to decentralized. अब इसको अगर आप देखें तो लेट से आपके पास एक इंडस्ट्री है जिसकी काफी सारी ब्रांच है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है ना। आपके जैसे नेस्ले की कंपनी हो गई, तो उनको अगर आप देखें तो उनकी हर मुल्क में जो है वो एक कोई ना कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है। था अगर उनका एक अपना सेंट्रलाइज सिस्टम है तो वो एक मखसूस मकाम से बैठे हुए वो सारी की सारी मेंटेनेंस एक्टिविटीज को देख भी सकते हैं, और वहां से जो है वो सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी रिपोर्ट करती हैं मेन सेंटर को, और फिर सेंटर डिसीजन करता है कि जी या बंदे रिक्वायर्ड हो तो वो प्रोवाइड भी करता है। आल तो उस इंडस्ट्री में अपना मैकेनिज्म होता भी है, लेकिन वो सारे के सारे जो है वो वेट करते हैं मेन सेंटर का कि सेंटर क्या ऑर्डर देती है। सारा का सारा वो सेंट्रलाइज होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम जो कह रहा है कि वो मोर एफिशिएंट है कंपेयर टू डिसेंट्रलाइज मेंटेनेंस, क्योंकि सेंट्रलाइज में ये होता है कि आपके पास जो है वो एक्सपर्ट बैठे होते हैं, जो टॉप क्लास जो पर्सनल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, और वो आपको बेटर जो है वो गाइड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मेंटेनेंस की जी इस सिचुएशन में आप ये परफॉर्म करें, इस तरह के काम करें तो आप जो है वो इफेक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। सो दैट इज मोर एफिशिएंट कंपेयर टू डिसेंट्रलाइज मेंटेनेंस। फेवर मेंटेनेंस पर्सनल रिक्वायर्ड के सेंट्रलाइज में आपके पास कुछ बंदे रिक्वायर्ड होते हैं एज कंपेयर टू डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में होगा कि हर एक सेक्शन के अंदर एक आपके पास जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा, और उसमें जाहिर है 2-3 बंदे तो होंगे, ठीक है ना। जबकि सेंट्रलाइज में आपके पास एक ही डिपार्टमेंट है और जो कि सबको नीचे कवर कर रहा है, तो उसमें आपके पास बंदे कम होंगे एज कंपेयर टू डिसेंट्रलाइज। सो फीवर मेंटेनेंस पर्सनल इसमें रिक्वायर्ड है, बट ये भी है कि इसमें आपके पास जो बंदे होंगे वो ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, तो ये इसका एक नुकसान भी आ जाता है फिर आगे, जो कि आगे आ भी रहे हैं, ठीक है ना। द थर्ड वन इज मोर इफेक्टिव लाइन सुपरविजन, कि इसमें जो आपके पास जो सुपरविजन है लाइन सुपरविजन वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि सेंट्रलाइज है, आप एक सेंटर पे बैठे हो और आप उसी सेंटर से जो है वो सारी की सारी फंक्शनिंग जो है मेंटेनेंस की कि कहाँ पे होनी है कहाँ पे हो रही है वो सारी की सारी जो है वो आप वहीं से सुपरविजन करते हैं, ठीक है ना। ग्रेटर यूज ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट एंड स्पेशलाइज मेंटेनेंस पर्सन, देखें वही बात आ गई कि आपके पास जो है स्पेशलाइज मेंटेनेंस पर्सन होंगे इसमें सेंट्रलाइज मेंटेनेंस में, और आपके पास जो इक्विपमेंट भी स्पेशल इक्विपमेंट्स होंगे, जो मेंटेनेंस के लिए आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं दैट इज ऑफ स्पेशल ऑफ ग्रेटर और स्पेशल इक्विपमेंट्स। सो अदर पॉइंट इज परमिट प्रोक्योरमेंट ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज। आपके पास जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना वो आपको परमिट करता है कि आप मॉडर्न फैसिलिटी हायर करें, हायर नहीं खरीदें, हायर तो आप उस कहते हैं कि आप वो फैसिलिटीज यूज करके वापस कर दें, नहीं, दैट इज दे परमिट द प्रोक्योरमेंट ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज, ठीक है ना। जनरली अलाउ मोर इफेक्टिव ऑन जॉब ट्रेनिंग, और ये जो है वो आपको जॉब ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो इफेक्टिवली अलाउ करती है, क्योंकि जाहिर है आपका सेंट्रलाइज सिस्टम है, आपके मुख्तलिफ सेक्शंस में कहीं पे भी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी जो है इफेक्टिवली प्रोवाइड रेदर देन अगर आप किसी एक खास सेक्शन में है, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ उसी प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेंट्रलाइज मेंटेनेंस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आप उस सिस्टम के जितने भी सेक्शंस हैं उसमें जितने भी मेंटेनेंस के प्रॉब्लम आते हैं आप उन सबको देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इस तरह के प्रोसीजर अपनाए गए हैं टू टैकल विद दिस मेंटेनेंस टास्क वगैरह वगैरह, तो उससे आपकी ज्यादा जो है वो ग्रूमिंग होती है, वो ट्रेनिंग आपकी ज्यादा होती है। सो इट जनरली अलाउ मोर इफेक्टिव ऑन जॉब ट्रेनिंग। क्लियर? Yes, sir. Yes, Any sir. question till now? अच्छा जी आगे चलते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है सेंट्रलाइज मेंटेनेंस ड्रॉबैक्स? सो इट रिक्वायर मोर टाइम
टू एंड फ्रॉम वर्क एरिया और जॉब। फॉर एग्जांपल आपका एक सेंट्रलाइज मेंटेनेंस सिस्टम है और उसकी मुख्तलिफ एक इंडस्ट्री है उस पाकिस्तान में और उसकी 4-5 इंडस्ट्रीज हैं, कोई सिंध में है, कोई केपी में है, कोई पंजाब में वगैरह वगैरह, और आपका सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो कराची में है, ठीक है ना। अब उस सेंट्रलाइज सिस्टम से आप मॉनिटर कर रहे हो उसके मेंटेनेंस टास्क को वगैरह को, या उन मेंटेनेंस जो आपका हेड सेंट्रलाइज जो सिस्टम है वो कराची में है, ठीक है ना। तो अगर कोई मेजर इशू आता है जो कि वो विद इन दैट इंडस्ट्री वो उसको टैकल नहीं कर पाते, ठीक है ना, तो फिर जो आपका जो सेंट्रलाइज मेंटेनेंस सिस्टम है वहां से जो है पर्सनल्स या जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो डिप्यूट भेजे जाते हैं उस एरिया में, केपी में, पंजाब में, या कहीं पे भी सिंध में, ठीक है ना, ताकि जाके वो उस एरिया से उस जॉब को उस या उस मेंटेनेंस टास्क को परफॉर्म करे। सो उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा जाया होता है कि वो बंदा वहां से जाएगा। अब कराची से अगर वो पिशावर आता है, ठीक है ना, तो जाहिर है वो पिशावर आने में भी अगर वो जहाज में भी आता है तो उसका काफी सारा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इट रिक्वायर्स मोर टाइम गेटिंग टू एंड फ्रॉम वर्क एरिया और जॉब। No, the second one is no one individual become totally familiar with complex hardware or equipment। अच्छा, अब आपका जो सेंट्रलाइज मेंटेनेंस सिस्टम है उसमें जो बंदा काम कर रहा है, जाहिर है सेंट्रलाइज मेंटेनेंस के अंडर काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो किसी एक इंडिविजुअल के लिए दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स हार्डवेयर और इक्विपमेंट। अगर वो कहीं पे सीख भी जाता है तो वो काफी सारा टाइम लेगा, वो बंदा उसमें वो बूढ़ा हो जाता है, ठीक है ना, तब जाके कहीं वो थोड़ा बहुत सीख पाता है। लेकिन कंप्लीट उस कम्प्लेक्स हार्डवेयर को समझना किसी एक इंडिविजुअल बंदे के लिए वो बहुत मुश्किल काम है। सो नो वन इंडिविजुअल बिकम टोटली familiar with complex hardware or equipments. That is the drawback of centralized maintenance system. The third one is more difficult supervision because of remoteness of maintenance site from centralized headquarter। या आपके पास जो है वो centralized headquarter से जो है वो आप जो रिमोट साइट्स हैं मेंटेनेंस की उनको सुपरवाइज करना वो काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, आपके पास काफी सारे रिमोट एरियाज हैं या मेंटेनेंस साइट्स हैं, तो आप एक ही टाइम में मुख्तलिफ रिमोट एरियाज को जो है वो मुश्किल तरीके से आप एड्रेस कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट विल क्रिएट डिफिकल्टी इन सुपरविजन ऑफ रिमोटनेस ऑफ मेंटेनेंस साइट फ्रॉम सेंट्रलाइज हेडक्वार्टर। हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ड्यू टू रिमोट मेंटेनेंस वर्क। जाहिर है इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी। उस बंदे ने कराची से अगर वो केपी आता है और साथ में जो लेट्स से उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं केपी वालों के पास या जो चीजें हैं वो जदीद नहीं है, ठीक है ना, तो अब कराची से जो सेंट्रलाइज मेंटेनेंस सिस्टम से कोई मेंटेनेंस पर्सनल आता है तो उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है, और वो अपने साथ जो टूल्स लेटेस्ट लेकर आता है या जो इक्विपमेंट्स या जो फैसिलिटी साथ लेकर आता है तो उसकी रिमोटनेस में भी या उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे भी चार्जेस आते हैं। सो दे आल्सो कॉस्ट ड्यू टू remote maintenance work, and this cost is due to high transportation charges। Clear? Yes, sir. अच्छा, मैं इसमें नहीं है लेकिन आपके पास डिसेंट्रलाइज मेंटेनेंस के भी बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? बेनिफिट्स ये हो सकते हैं कि जो है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। अगर कहीं पे आपको कोई मसला आता है किसी भी एक डिपार्टमेंट में या सेक्शन में, तो वहां के जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो उसकी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका टाइम बच जाता है, ठीक है ना। इसी पॉइंट्स को अगर आप देखें तो इनके अपोजिट में डिसेंट्रलाइज मेंटेनेंस के बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। उसमें भी आपके पास जो है वो मेंटेनेंस पर्सनल रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें यह है कि वो उस सेक्शंस के जो है वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। दे आर वेल अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी थिंग विद इन दैट सेक्शन, ठीक है ना। फिर वो भी जॉब ट्रेनिंग में आ जाती हैं, ठीक है ना। फिर इसकी आप ये भी डिफेक्ट्स दे सकते हैं कि उसमें जो है वो
क्या क्या इसमें डिफेक्ट्स आ सकती हैं? उसमें ये डिफेक्ट्स आ सकती हैं कि वो मॉडर्न फैसिलिटीज में भी वो ना यूज कर सकता हो, ठीक है ना, एज कंपेयर टू सेंट्रलाइज। ये इसकी डिफेक्ट्स में या ड्रॉबैक्स में आ सकती हैं। ये भी आ सकती हैं कि इसमें ज्यादा पर्सनल रिक्वायर्ड हो ट्रेनिंग के, उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। इसमें जो लाइन सुपरविजन है वो इतनी इफेक्टिव ना हो, वगैरह वगैरह। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपने जहन पे जोर डालें या आप थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करें, तो आपके सेंट्रलाइज मेंटेनेंस बेनिफिट के या डिसेंट्रलाइज, आप खुद भी जो है, अगर आपको उस टॉपिक की समझ है तो वो खुद भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो आपको इन सब चीजों की, आपको अगर इनके एक एक पॉइंट्स भी याद हो तो उस पर आप लिख सकते हैं। सो नो नीड टू रिमेमोराइज ऑल दिस डिफिकल्ट सेंटेंसेस और वर्ड्स, ठीक है ना। तो जस्ट आप, सेंट्रलाइज मेंटेनेंस है, उसकी ये बेनिफिट है, एक एक बुलेट में एक एक पॉइंट अगर आपको याद हो। ड्रॉबैक्स क्या है, एक एक बुलेट में बस ये याद हो, तो उस पर फिर आप फर्दर जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अच्छा, फिर हम आते हैं इक्विपमेंट रजिस्टर पे कि इक्विपमेंट रजिस्टर क्या है। सो इक्विपमेंट रजिस्टर नाम ही से रिप्रेजेंट है कि एक ऐसा रजिस्टर जिसमें इक्विपमेंट्स की सारी डिटेल हो, ठीक है ना। सो many organization only have a general idea about their equipments, as they have nothing to do with the detail of these equipments or plants or facilities. They are just using that equipments or facility in order to gain the money, but they are not aware of they are not aware of the equipment or its parts. So they may not even know the amount of equipment they have of a particular type, let alone the precise characteristic and requirements. कि वो जाहिर है सरमायाकार को ये नहीं पता होता उनके पास कौन कौन सी मशीनें, अगर चले पता भी है कि मशीनें हैं तो उनको ये नहीं पता कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वगैरह वगैरह, क्योंकि वो तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनका काम है पैसा लगाना और पैसा बनाना, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर इसके लिए बंदे उनके पास होते हैं, वो हायर के होते हैं, जो कि इन सब चीजों को मॉनिटर करते हैं और वो फिर आगे बताते हैं कि जी कौन कौन सी फैसिलिटीज लेटेस्ट आ रही है, और वो मैनेजमेंट को बताते हैं कि ये फैसिलिटीज लेटेस्ट हैं और ये चीजें अगर आप यूज करें या खरीद कर लेकर आए तो हमारी प्रोडक्टिविटी इनहेंस और ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो वो फिर उस पर आगे अमल करते हैं। सो मेनी ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन दे ओनली हैव general idea about their equipment, they do not know the detail, ठीक है ना। So what is an equipment register? So this equipment register is a system which records all type of plant and equipment and its characteristics. That is a system which is going to record all the type of plants and equipments in that system and its characteristics. So it records these things. Each piece of equipment will have a unique identification code which will be employed in the following area. For example, the first one में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपनी एसेट। मैंने आपको कहा था कि एक नंबर होता है जो कि किसी भी एसेट नंबर जिसे कहते हैं, कि वो किसी भी कंपनी के एसेट को रिप्रेजेंट करता है कि ये इस कंपनी का, लेट से एक नंबर है, नंबर से वो कंपनी वाले या उसके जो बंदे पहचान जाते हैं कि कंपनी का फलाना एसेट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है लोकेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल क्रिटिकल पार्ट एंड इक्विपमेंट, कि उसकी लोकेशन क्या है और उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसके पार्ट्स की या प्लांट की या इक्विपमेंट की, ठीक है। फिर द सेकंड वन इज लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट प्लांट एंड इक्विपमेंट कमीशन और नॉन कमीशन। अब इसमें कहता है कि लोकेशन और फंक्शन क्या है ऑल इंडिपेंडेंट प्लांट। अब इसमें कुछ प्लांट्स हैं जो कि दूसरे पे डिपेंड होंगे, जो और कुछ हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। वो खुद बस उसका किसी और प्रोडक्शन, जैसे आप स्टीम पावर प्लांट है, ठीक है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट प्लांट, वो एक इंडिपेंडेंट प्लांट है और वो बिजली प्रोड्यूस कर। आपकी अदर जो इंडस्ट्री की फैसिलिटीज है, मशीन शॉप्स हो गई, फाउंड्री शॉप हो गई, वगैरह वगैरह, दे आर डिपेंडेंट systems or dependent equipment that depends on
the electricity that is generated by steam power plant. So steam power plant is independent plant. So they also define the location and function of all the independent plant and equipment commission, that is either commission or not commission. Commission का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग कंडीशन है कि नहीं, या नॉन कमीशन के वो पड़े हुए हैं और वो किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में, या उन्होंने रखे हुए हैं कि अगर ब्रेकडाउन आता है तो हम फिर, या उन्होंने लेकर लगाए हुए हैं कि फ्यूचर में हम अपनी जो है वो फैसिलिटी को इनहेंस करेंगे, ठीक है ना, लेकिन बट दे आर नॉट येट कमीशन, सो दे आर कॉल्ड एज नॉन कमीशन. फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल सिस्टम स्टैंड बाय प्लांट इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर इंस्टॉल. फिर इन उसमें इक्विपमेंट रजिस्टर में सारे के सारे स्टैंड बाय प्लांट्स भी जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं कि अगर इन केस ऑफ सिस्टम फेल हो जाता है तो हम कौन से जो है वो स्टैंड बाय प्लांट्स हमारे पास हैं और हम उसको कब यूज करेंगे, ठीक है ना. तो सारी की सारी आइडेंटिफिकेशन भी स्टैंड बाय प्लांट की पड़ी होती है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैंड बाय प्लांट नॉट इंस्टॉल्ड पंप मोटर माउंटेड स्किड्स वगैरह. तो ये इक्विपमेंट रजिस्टर में उन स्टैंड बाय प्लांट्स की भी जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती है जो कि येट इंस्टॉल्ड नहीं है. जैसे कि आपके पास एक्स्ट्रा मोटर्स हैं, पंप्स हैं और माउंटेड स्किड्स हैं. स्किड्स ये है कि जिसपे आपकी कोई एक फैसिलिटी या कोई चीज जो है वो आके उसने उसके ऊपर सीट करनी होती है, ठीक है. जैसे आपका बॉयलर है तो बॉयलर जमीन पे नहीं पड़ा हुआ, वो बकायदा एक सिस्टम पे आपका पड़ा होता है जिसे हम स्किड कहते हैं, ठीक है ना, जो कि एक ऑफिशियल उसकी माउंटिंग होती है, ठीक है. तो ये इक्विपमेंट रजिस्टर जो है वो स्टैंड बाय के अलावा जो ऐसे स्टैंड बाय प्लांट जो कि फिलहाल इंस्टॉल्ड नहीं है, जैसे आपकी लट से आपके सिस्टम में काफी सारे पंप मोटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि वर्किंग कंडीशन में है, और आपने कुछ एक एक्स्ट्रा भी रखे हुए हैं, इंस्टॉल नहीं किए रखे हुए हैं, वक्त जरूरत के अगर कहीं फेल हो जाता है तो आप जो है वो आप अपने स्टोर से उनको उठा के जो है वो इंस्टॉल करके अपना काम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है ना. सो दे आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैंड बाय प्लांट इंस्टॉल पंप्स मोटर माउंटेड स्किड वगैरह. And the other thing, they also use for identification and location of redundant plant and equipment plant no longer utilized by production or maintenance के लिए है, ठीक है ना. सो ये रिडंडेंट प्लांट और इक्विपमेंट को भी जो है वो आइडेंटिफाई, इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है जो कि नो लॉन्गर यूज, मतलब वो रिडंडेंट है, वो एक किस्म का फजूल पड़ा हुआ है. वो फैसिलिटी जिस तरह हमारे जो है वो डिपार्टमेंट में वो पड़ा हुआ है, बॉयलर पड़ा हुआ है, ठीक है ना. सो दैट इज रिडंडेंट बॉयलर या रिडंडेंट प्लांट, दैट इज ऑफ नो लॉन्गर प्रोड्यूसिंग एनी टास्क. हाँ वो बना सकता है लेकिन उसमें काफी फैक्टर्स हैं, रिस्क हैं, लेकिन फिलहाल दैट इज रिडंडेंट. तो इक्विपमेंट रजिस्टर में रिडंडेंट प्लांट्स के बारे में भी जो है वो सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस सिस्टम कॉमन टू ऑल ऑपरेटिंग कंपनीज व्हिच इंक्लूड द फॉलोइंग. अच्छा, ये इस इक्विपमेंट रजिस्टर में जो है वो प्लांट मेंटेनेंस सिस्टम किसी भी कंपनी की उसकी सारी डिटेल भी होती है, और उसमें कौन कौन सी डिटेल होती है. द फर्स्ट वन इज एनुअल ओवरहॉल स्केड्यूल, कि आपका जो सालाना जो मेंटेनेंस का स्केड्यूल है कि आपने किस तरह स्केड्यूल किया हुआ है, कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए क्या स्केड्यूल है, अगर ब्रेकडाउन आती है उसके लिए क्या क्या स्केड्यूल है. तो ये सारी की सारी एनुअल ओवरहॉल स्केड्यूल इसमें अवेलेबल होती है. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंस्पेक्शन स्केड्यूल होती है, लुब्रिकेशन स्केड्यूल्स, कि आपने कौन कौन से जो ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि आप इन कांटेक्ट है, ठीक है, तो उसके दरमियान लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड है, तो आपका जो लुब्रिकेशन स्केड्यूल्स है वो क्या है. तो ये सारी की सारी जो है वो इक्विपमेंट रजिस्टर में आती है. फिर है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट रिक्वायरमेंट मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक होल्डिंग एज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिपेंडेंट प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो जितने भी इंडिपेंडेंट प्लांट्स है उसमें जो जो पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि आपको इतना अंदाजा हो जाता है इंडस्ट्री में काम करते हैं कि अगर फेलियर्स आती हैं तो कौन कौन से पार्ट्स फेल हो रहे हैं, तो कौन सा जो मटेरियल है या कौन सा पार्ट ज्यादा फेल हो रहा है और बार बार आप स्टॉक से लेकर आते हैं, मतलब उसकी जो है कंजम्पशन ज्यादा है,
और कौन से पार्ट जो है वो कम फेल हो रहे हैं। तो जो पार्ट कम फेल हो रहे हैं और वो आप ज्यादा स्टॉक में लेकर आए तो ये भी एक इफेक्टिव प्रोसीजर ना हुआ। और जो पार्ट ज्यादा फेल हो रहे हैं और वो आप कम तादाद में लेकर आए तो भी ये नुकसान है। सो जो इक्विपमेंट रजिस्टर्स हैं इसमें स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट की पूरी डिटेल अवेलेबल होती है कि कौन सी मिनिमम स्टॉक कौन सा था और मैक्सिमम स्टॉक कौन सा है इंडिपेंडेंट प्लांट्स और इक्विपमेंट के लिए जो कि उसमें यूज हुए हैं। फिर है जॉब प्लानिंग, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड एंड मटेरियल स्टैंडर्ड्स कि आप कौन कौन से स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हैं, कौन कौन से मटेरियल स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं अपने मेंटेनेंस के दौरान। आपके कोई ऐसा एक प्रैक्टिस आप यूज कर रहे हैं जो कि स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है ना, तो वो मेंटेनेंस जो है वो इफेक्टिव मेंटेनेंस नहीं हुई। आपके पास मेंटेनेंस की जो है वो हैंडबुक्स अवेलेबल हैं कि आपको अगर इस तरह के फेलियर्स आते हैं तो वो आपको फिर प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि आपने ये काम इस तरीके से करना है, ठीक है ना। सो जॉब प्लानिंग्स भी इसमें अवेलेबल होती हैं जिसमें इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स और मटेरियल स्टैंडर्ड्स भी नोट होते हैं या मतलब उसमें आप दर्ज करते हैं, ठीक है। Written on maintenance work order to communicate to repairman which equipment he is to work on। अच्छा, ये जो आपको मैंने बताया था को वर्क ऑर्डर आपके पास किसी डिपार्टमेंट से आता है मेंटेनेंस का, ठीक है ना। सो ये भी उसके ऊपर उसी इक्विपमेंट रजिस्टर में होता है, रिटन ऑन द मेंटेनेंस वर्क ऑर्डर टू कम्युनिकेट टू रिपेयरमैन विच पार्ट विच इक्विपमेंट इज गोइंग। तो वर्क ऑर्डर जब आपके पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आता है तो जो वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो उसको अपनी रिकॉर्ड में भी रखता है और फिर वो उस जो रिपेयर वाला बंदा है या जो मेंटेनेंस पर्सनल है उसको बताया जाता है कि हाँ ये इक्विपमेंट है और उस इक्विपमेंट में ये जो है काम आपने करना है। अब वो इक्विपमेंट में बहुत सारे काम हो सकते हैं बट यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपने उस पे स्पेसिफिक ये इक्विपमेंट है और इसमें आपने ये रिपेयरमेंट करनी है और चीजों को आपने नहीं छेड़ना। The equipment register is also used to establish maintenance service schedule for equipment। ये आपके जो maintenance service schedules हैं किसी भी equipment के लिए उसको establish करने के लिए भी use होता है। It serve as an account number to collect costs incurred by equipment। ये एक account number भी इसमें एक serve होता है जो कि आपको बताता है कि किसी मशीन पे कितनी कॉस्ट आई है। जाहिर इक्विपमेंट रजिस्टर में आप उसके सारे के सारी डिटेल वाजे करेंगे तो उस पे कौन कौन सी चीज कंज्यूम हुई है, कौन सी मिनिमम लगी है, कौन सी मैक्सिमम, कितना उस पे उसकी प्लानिंग क्या थी, कौन कौन से काम उस पे किए गए हैं, कितने घंटे कंज्यूम हुए, ये सारे के सारे जो है वो इक्विपमेंट रजिस्टर में आते हैं। सो इट ऑल दीज थिंग्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन that this much time has been consumed, all these activities are performed, और वो सारी की सारी एक्टिविटी इन टर्म ऑफ कॉस्ट जो है वो निकल आती है, कॉस्ट निकल आती है। सो it serve as an account number to collect costs incurred by the equipment। It is also used for identification of database record where information about equipment performance and cost are recorded। जाहिर है जब आप सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं तो ये आपके पास एक डेटाबेस भी बन जाती है और वो इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस भी शो करती है कि कितना इस पे कॉस्ट आया है, ठीक है, उसकी सारी कॉस्ट और सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड होती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट इन मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, ये मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें इक्विपमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन भी आप जब जाहिर मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स करते हैं, ठीक है ना, तो वो रिपोर्ट किससे करते हैं, वो इन्हीं इक्विपमेंट रजिस्टर से करते हैं। सो दैट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट इन मैनेजमेंट रिपोर्ट। आप मैनेजमेंट को आगे रिपोर्ट देते हैं कि जी ये मशीन थी, हमारे मेंटेनेंस इक्विपमेंट रजिस्टर के मुताबिक इसमें ये फॉल्ट्स आई, इतनी इस पे चीजें इसमें रिपेयर हुई, किसने की, इस बंदे ने की, इतने घंटे लगे, वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो यहीं से। अब आपके पास इक्विपमेंट रजिस्टर का रिकॉर्ड नहीं होगा सो यू विल नॉट बी एबल टू रिपोर्ट टू द मेंटेनेंस मैनेजमेंट या टॉप अपर मैनेजमेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट इन टेक्निकल एंड कॉस्ट स्टडीज, कि ये इक्विपमेंट की आइडेंटिफिकेशन करती है टेक्निकल में भी और कॉस्ट स्टडीज में भी कि आया ये इस मशीन जो हमने खरीदी इसकी हमने इतनी कॉस्ट पे की और इस पे कंटिन्यूस उसके बाद भी इतनी इतनी कॉस्ट लग रही है और हमें ये प्रोडक्टिविटी इतनी दे रहा है, ठीक है ना।
तो टेक्निकली उस इक्विपमेंट की और उसकी जो कॉस्ट स्टडीज है उसकी आइडेंटिफिकेशन में भी जो इक्विपमेंट रजिस्टर जो है वो हेल्प करता है। एनी क्वेश्चन? सर और कितने स्लाइड्स रहते हैं? जी बच्चे, क्यों स्लाइड्स का क्या मतलब मसला है आपको? अभी तो है 1 घंटा, 1 घंटा तो कंटिन्यूस अभी भी है। कोई ठीक है सर, क्वेश्चन हो वैसे एक आपका काम वो थी पूछे। सर। जी बाजार नहीं, जाना है? ओके सर, ओके। बाजार तो नहीं जाना, 4 बजे दुकानें बंद होती हैं। ओके जी, लेट्स मूव टू the equipment register is also used to intercompany standardization, i.e. plant and equipment management and staffing levels। ठीक है ना? सो इक्विपमेंट रजिस्टर जो है वो आप कंपनी के अंदर जो है इंटर कंपनी स्टैंडर्डाइजेशन को भी फॉलो करने में हेल्प करती है, जो कि प्लांट एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग लेवल की कितना उससे पता चलता है कि कितना काम आपके पास है मेंटेनेंस का। ठीक है ना? आपके पास जो है वो प्लांट की या इक्विपमेंट की को किस तरह मैनेज करना है और उनके लिए आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टाफ होना चाहिए और उनका क्या क्या लेवल होना चाहिए। ठीक है ना? तो जब इक्विपमेंट रजिस्टर में जितनी भी फॉल्ट्स और जितनी भी चीजें रिकॉर्ड होंगी तो उसके मुताबिक जो है वो आपको अपने वो हेल्प भी करती है कि इक्विपमेंट को किस तरह मैनेज करते हैं प्लांट को, और उसको कंप्लीट रखने का या उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास स्टाफ की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और उनका क्या लेवल होना चाहिए। इट इज आल्सो यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ कॉमन स्पेयर पार्ट्स एंड इक्विपमेंट एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर इक्विपमेंट रजिस्टर में फॉल्ट्स आती हैं, फॉल्ट्स का पता चलता है, तो ये आपको ये भी बताती है कि कौन कौन से पार्ट जो है स्पेयर पार्ट्स जो है वो कॉमन है, उनकी लोकेशन क्या है और किस इक्विपमेंट्स में जो है वो इन स्पेयर पार्ट्स ने ये स्पेयर पार्ट्स लगे हैं। ठीक है ना? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इक्विपमेंट रजिस्टर विदाउट गोइंग टू आप, चूंकि आपके पास एक रिकॉर्ड है, एक डेटाबेस है, तो इस डेटाबेस से हम बता सकते हैं कि कौन से स्पेयर पार्ट्स कॉमन है जो कि यूज हो रहे हैं और उनकी लोकेशन क्या है और कौन कौन से इक्विपमेंट्स में ये यूज हुई है। तो इक्विपमेंट रजिस्टर आपको इसके बारे में भी डिटेल बताती है। स्पेयर स्टॉक कैपिटल कॉस्ट फैक्टर, ये आपको जो है वो स्पेयर जो आपका जो स्टॉक है उसके कॉस्ट फैक्टर्स को भी या कैपिटल कॉस्ट फैक्टर को भी आइडेंटिफाई करती है कि कितने आप स्पेयर आपका स्पेयर पार्ट यूज हुआ है आपके पास, उसका स्टॉक कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना? और उस वो कितना आपको कॉस्ट का कितना फैक्टर उसका वो आपको कॉस्ट करेगा, तो ये उसकी भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है। कॉमन स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट, और इस इक्विपमेंट रजिस्टर के लिए आपको एक डिपार्टमेंट या एक स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है कि वो बंदा उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करता जाए कि आया ये काम हो भी रहे हैं कि नहीं। अदरवाइज पता चले कि जी ये खुद से सारे डेटाबेस में ये चीजें लिख रहे हैं, कोई चीज भी रिकॉर्ड में नहीं यूज हुई लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड में लिखी गई हुई है, तो उसकी आपको इंस्पेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है कि आया वाकई ये स्पेयर पार्ट्स यूज हुए हैं कि नहीं। अगर पता चले कि जी कुछ भी यूज नहीं हुआ, बैक टू बैक मटेरियल आता गया और बाहर वो स्टॉक बिकती गई है और आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए जो है आपके इक्विपमेंट रजिस्टर में सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये काम हुआ है, ये चीज बदली है, वो चीज बदली है। ठीक है ना? तो इसके लिए आपके पास की चेकिंग के लिए आपके पास इंस्पेक्शंस भी होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए, जो कि वो उनको अथॉरिटी हो और वो इंस्पेक्ट करे कि वाकई ये इस टाइम पे ये काम हुआ था कि नहीं। वो सारे उससे जिस तरह आप कह सकते हैं नैब का, ठीक है ना? तो ये इस तरह उसमें भी एक स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन टीम होनी चाहिए जो कि इंस्पेक्शन करें फॉर कंफर्मेशन। इंटर कंपनी कंपैरिजन आई परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये इक्विपमेंट रजिस्टर जो है वो इंटर कंपनी कंपैरिजन के लिए भी यूज होती है। जाहिर है एक इंडस्ट्री है, उसकी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रिमोट साइट्स हैं। ठीक है ना?
तो वो इक्विपमेंट रजिस्टर जो है वो इंटर कंपनी कंपैरिजन के लिए भी यूज होती है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। ये जाहिर है इसमें सारी की सारी डिटेल अवेलेबल होती है जो कि हमें उसकी कॉस्ट का बताती है और कितनी प्रोडक्शन हुई है उसके, तो उससे हम फिर एक दूसरे आपस में जो कंपनियां हैं, एक इंटर कंपनीज जो हैं, उनकी कंपैरिजन करते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है। Another thing is identification of training requirement and establishment of training facility. तो ये ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट और ट्रेनिंग फैसिलिटी को स्टेब्लिश करने में मदद देती है। कि किस तरह मदद देती है कि जब जाहिर है रजिस्टर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट्स और ये सारी चीजें डेटाबेस में अवेलेबल होंगी, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह की चीजें होंगी जो कि ऑलरेडी प्रोसेस चल रही होती हैं या जो कि रूटीन की मेंटेनेंस में आपके सामने आती हैं, बट आपके यू मे एक्सपीरियंस अ न्यू टास्क और न्यू वर्क ड्यूरिंग योर रूटीन स्केड्यूल। आपके सामने कुछ एक ऐसा वाकया आ जाता है दैट इज समथिंग न्यू फॉर यू, ठीक है ना, तो वो फिर आप उसको आप सोचते हो कि इसको किस तरह किया जाए, ठीक है ना। तो अगर वो आपके बस की काम नहीं होती तो आप फिर किसी और से सर्विस लेते हो, लेकिन आप फ्यूचर के लिए जो है वो अपने आप को ट्रेन करते हो कि यार ये प्रॉब्लम्स भी इनकाउंटर हुए हैं तो उसकी ट्रेनिंग भी जरूरी है, और फिर वो आप फर्दर ट्रेनिंग फैसिलिटीज लेते हो, बाहर से कहीं बंदों को ट्रेन कराते हो, ठीक है ना। तो इक्विपमेंट रजिस्टर also used for identification of training requirement and establishment of training facilities. That is also used for establishment of necessary safety program and investigation of statutory inspection schedule, pressure vessel and safety equipment and plants. ये आपको नेसेसरी सेफ्टी प्रोग्राम भी स्टैब्लिश करने में हेल्प करती है, जिसमें आपके प्रेशर वेसल्स हैं, बॉयलर्स हैं जो कि काफी डेंजरस होते हैं, उस पर हाई प्रेशर्स होता है, ठीक है ना, जो वर्किंग फ्लूइड है वो एक हाई प्रेशर पे होता है। अगर आप प्रेशर वेसल की बात करें तो वो प्रेशर जनरेट करता है, हाई प्रेशर जनरेट करता है। तो इस तरह के इक्विपमेंट जो होते हैं वो सारे के सारे काफी डेंजरस होते हैं, तो इनकी हैंडलिंग भी आपने बड़ी एहतियात से करनी होती है, ठीक है ना। तो इक्विपमेंट रजिस्टर जो है वो अगर आपको कि जितने भी जो है वो उसमें मेंटेनेंस की सारी चीजें रिकॉर्ड अवेलेबल, तो उससे आप एक सेफ्टी प्रोग्राम भी स्टेब्लिश कर सकते हो कि हाँ पहले ये मसले हुए थे, उनकी वजह से ये लॉस और ये कॉस्ट हमें पड़ी है। अब अगर इस तरह का एक मसला आ जाता है या कहीं इमरजेंसी आ जाती है तो हाउ यू विल इंश्योर द सेफ्टी, सो इट आल्सो लीड्स टुवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेसेसरी सेफ्टी प्रोग्राम। और जो जाहिर है स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन स्केड्यूल्स हैं उसको भी जो है वो सेफ बनाता है, क्योंकि उन बंदों ने तो जाके उस चीजों को चेक करनी होती हैं, सो दे आर हाईली रिस्की एरिया। सो उसके लिए आपके पास सेफ्टी प्रोग्राम्स होने चाहिए कि आप वो आपको पता है सेफ्टी, आप पढ़ भी रहे हैं कि किस तरह आप सेफ्टी हेलमेट्स पहने हो, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो, दस्ताने हो, शूज आपके जो है वो स्पेशल हो, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इस तरह ना हो कि वो हाई रिस्की एरिया में जो है विदाउट एनी सेफ्टी जो है फॉलो किए बगैर वो उधर पहुंच जाए और वहां पे कहीं अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए और उसकी डेथ हो उस इंस्पेक्शन टीम में किसी की या वगैरह वगैरह, ठीक है ना। सो द अदर थिंग इज न्यू प्रोजेक्ट प्लान एंड इक्विपमेंट स्टैंडर्डाइजेशन, कि ये आपको न्यू प्रोजेक्ट प्लान जो है और इक्विपमेंट की स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में भी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन सा ये प्रोजेक्ट प्लांट है, ठीक है, और इसमें ये इक्विपमेंट्स है और उसकी ये स्टैंडर्डाइजेशन है, उसको आपने इस तरीके से लगाना है। ये पहले अगर हमने इस तरह लगाया था तो ये मसला आया था, अब हमने इसको इसको हम इस तरीके स्टैंडर्डाइज तरीके से इसको हम लगाएं तो अब ये जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। द ऑपरेटिंग बस लास्ट 2 लेक्चर्स रहते हैं, स्लाइड्स रहती हैं, इनको देखते हैं थोड़ा। ऑपरेटिंग कंपनी और कंपनी विल यूज कॉमन पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कोड। जो ऑपरेटिंग कंपनीज है वो कॉमन पॉलिसीज और प्रोसीजर यूज करते हैं इक्विपमेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए, और वो उनको इन टर्म ऑफ कोड भी बजाय कि वो एक लंबी चौड़ी कहानी, उसके लिए उन्होंने एक कोड रखा होता है और वो कोड जो है वो
कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, जिसमें नंबर 1 है फिन कोड, फंक्शनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, नाम से जाहिर है, फंक्शन identification number. It identifies the process function and location. वो किसी भी एक प्रोसेस फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है और उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। फिर स्पिन कोड, स्पेसिफिक प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये क्या करता है? इट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इक्विपमेंट आइटम परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ये किसी भी एक इक्विपमेंट आइटम जो है, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करता है। पहला देखें फिन, फंक्शनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उसकी लोकेशन को, जबकि स्पिन जो है वो किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस जो है या स्पेसिफिक इक्विपमेंट जो है, जो कि एक खास प्रोसेस है कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वी बिलीव दैट एलिमेंट मस्ट आइडेंटिफाई इन फिन। ये कह रहे हैं कि जो है कोई भी एलिमेंट है उसको फंक्शनल आइडेंटिफिकेशन नंबर से आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिसमें कंपनी और कंपनीज का जिक्र होता है। मेजर लोकेशन में फिर है फील्ड है, किस फील्ड में है, आया वो ऑयल फील्ड में है, किसी और प्रोसेसिंग फील्ड में है, ऑपरेटिंग एरिया क्या है, प्लांट क्या है, सीमेंट प्लांट है, शुगर प्लांट है, ऑयल प्लांट्स है, पावर प्लांट है, वगैरह वगैरह। फिर माइनर लोकेशन, कॉस्ट सेंटर विद इन मेजर लोकेशन की, जो मेजर लोकेशन है फिर उसके अंदर उसकी जो फर्दर लोकेशन है वो कहाँ पे है, किस साइड पे है। सिस्टम, फ्यूल, गैस, कौन सा सिस्टम यूज हुआ है, फ्यूल गैस हुआ है, कूलिंग वाटर है, क्रूड कलेक्शन है, क्या है, इसकी डिटेल्स इस फिन कोड्स में होती हैं। इक्विपमेंट टाइप क्या है, डीजल है, गैस टरबाइन है, पेट्रोल इंजन है, प्रोसेस फंक्शन क्या है, सीक्वेंशियल टैग नंबर है ये कि इस सीक्वेंस से ये प्रोसेस परफॉर्म होना है, और रिडंडेंसी ABC कि आपके पास जो है वो रिडंडेंसी क्या है। अच्छा, एक रिडंडेंसी अगर आप देखें तो ये पिछले उसमें रिडंडेंट का लफ्ज यूज हुआ है, एक मिनट में आपको इधर बताता हूँ। रिडंडेंट, Yes, sir, the equipment that are not used anymore for the production. कहाँ पे है ये, कौन सी स्लाइड्स में? इधर ही कहीं था, अभी पढ़ा था। वो तो मुझे भी पता है कि इधर कहीं है। अच्छा चलिए, रिडंडेंट का हमने ये कहा था कि रिडंडेंट मशीन वो मशीन है कि जो कि दैट इज ऑफ नो फर्दर यूज, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, Yes, फिर मैं sir. आपको इसमें 3 टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें डिफरेंस है। एक हमारे पास लफ्ज यूज होता है स्टैंड बाय, एक होता है रिडेंडेंसी, और एक होता है बैकअप। इन तीनों में कोई फर्क बता सकता है, क्या फर्क है? स्टैंड बाय, रिडेंडेंसी और बैकअप, इन तीनों में क्या फर्क है? Sustained by again to which you was नहीं खराब शे बल्लेगी दलेगी बता सनी खराब शे चीज़ नहीं खराब शे सर बल बस तक दले इडारे को स्टैंड बाय बस बल आगे जगह वाली सर। अच्छा, स्टैंड बाय ये है कि दैट इज अ सेपरेट यूनिट दैट इज नॉट ऑपरेटिंग बट यू हैव दैट यूनिट, जिसे हम कहते हैं स्टैंड बाय, जो कि ऑलरेडी तैयार पड़ा होता है, वो ऑपरेशन नहीं कर रहा होता, लेकिन लेट से अगर कहीं फॉल्ट आ जाती है और आप उस सिस्टम को यूज करें तो दैट इज स्टैंड बाय सिस्टम। और बैकअप हम इमरजेंसी में यूज करते हैं, केस कोई मशीन खराब हो जाए उसकी जगह। जी, बैकअप हम इमरजेंसी में यूज करते हैं, और जो रिटेंडेंस वो जो होता है उसको वैसे ही रखा होता है, खराब होता है, वो काम नहीं करता। अच्छा, रिडेंडेंसी का भी मैं समझाता हूँ। स्टैंड बाय की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। अच्छा, उसमें क्या है रिडेंडेंसी में? रिडेंडेंसी में ये होता है कि आपके पास जो है वो सिस्टम्स पैरेलल में ऑपरेट कर रहे होते हैं, मतलब 2 लाइनें हैं, लेट्स से कन्वेयर्स हैं, सीमेंट की कन्वेयर्स हैं, 2 लाइनें हैं, जा रही हैं, कंटिन्यूस वर्क कर रही हैं, ठीक है ना, पैरेलल में, ठीक है ना, समझ आ रही है?
यस सर। और दोनों ऑपरेट कर रही हैं, सेम काम कर रही हैं, ठीक है ना, लेकिन एक खराब हो गया, ठीक है ना, तो आपने जो खराब वाला जो कन्वेयर्स है, अब उसकी लाइन तो वो रुक गई, उसकी प्रोडक्शन या में जो वो काम कर रहा है वो तो रुक गया। अब आपने उसका काम भी जो है वो इस दूसरी पैरेलल जो है वो कन्वेयर्स पे जो काम हो रहा है उस पे आपने ट्रांसफर कर दिया, तो दैट इज रिडंडेंसी। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में बता देता हूं। रिडंडेंसी मींस अ सेकंड यूनिट इज ऑपरेटिंग इन पैरेलल विद द प्राइमरी यूनिट duty unit and both are sharing the demand. Should the primary unit fail, the second unit take the full service. समझ आई? यस सर। यस That सर। is redundancy. और बैकअप क्या है? बैकअप ये है कि आपका सिस्टम चल रहा है और कहीं फेल हो गया और आप जो है वो जाके कोई सर्विस हायर करते हो, ठीक है ना, ताकि वो ठीक है। काम आपका चल सके। दैट इज बैकअप। बैकअप मींस another unit from somewhere else is brought into operation should the duty unit fail. जब आपका जो ड्यूटी यूनिट है वो फेल हो जाए, ठीक है ना, और आप कोई सर्विस हायर करें, फॉर एग्जांपल यू हायर अ मोबाइल एयर कंप्रेसर व्हेन योर प्लांट एयर कंप्रेसर फेल। आपका जो प्लांट का जो एयर कंप्रेसर है वो फेल हो जाता है और आप कहीं से मोबाइल एयर जो ऐसा एयर कंप्रेसर है जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करें और वो आप हायर करके ले आए, तो ये दैट इज नोन एज बैकअप। सो स्टैंड बाय, रिडंडेंसी और बैकअप की समझ आई सर स्टैंड बाई को दोबारा एक्सप्लेन करें। जी? स्टैंड बाई की समझ नहीं आई। स्टैंड बाय ये है कि वो आपने एडवांस में वो चीज ली हुई है, खरीदी हुई है और लगाई हुई है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे। जिस तरह आपका जनरेटर है, आप घर में आपने जनरेटर लेकर रखा हुआ है, आपने रखा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा, अभी आप खरीद के लेकर आके रख दिया है, लेकिन जब बिजली जाती है और आप जाके जनरेटर स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज स्टैंड बाय जनरेटर। क्लियर सर। ठीक है ना। और बैकअप ये है कि आपकी बिजली चली जाती है और आप जाते हैं मार्केट से कोई जनरेटर किराए पे लेकर आते हैं शादी के लिए या कोई फंक्शन है, और फिर आप उसको जनरेटर को चलाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस्म का बैकअप में आ गया। ऑलराइट सर। ठीक है ना, क्लियर? अच्छा, वापस आते हैं उसकी तरफ, अपने लेक्चर की तरफ। तो इसमें रिडंडेंसी का लफ्ज यूज हुआ है, फिर रिडंडेंसी ए बी सी की कौन सी रिडंडेंसी है, कोई कोड दिया हुआ है सी, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल दे रहा है, जस्ट ये एक एग्जांपल है। आपको इस तरह की चीजें सामने अगर कहीं आ जाती है तो उसका ये होता है, जरूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन ये आपको जस्ट एक जनरल एग्जांपल दिया हुआ है कि एग्जांपल ऑफ गैस टरबाइन इन गैस गैथरिंग लोकेटेड एट पावर प्लांट इन लोकेशन ए, कंपनी ए। तो कंपनी क्या है वो ऑलरेडी उसने बताया हुआ ए, और उसके लिए उन्होंने उस कंपनी का एक स्पेशल कोई कोड है, जिस तरह यहाँ पे 01 है। मेजर लोकेशन वो भी ए बताया हुआ है और उसका भी कोड इसने 3 बताया हुआ है। अब मेरे जितने जहन में आता है, तो अगर आप पिछली स्लाइड में देखें तो 3 में जो है जो दूसरे नंबर पे मेजर लोकेशन, ठीक है ना, इसमें फील्ड ऑपरेटिंग एरिया और प्लांट का जिक्र है। तो मे बी चूंकि ये पावर प्लांट है तो इसने इसको 3 लिया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। फिर माइनर लोकेशन पावर प्लांट है, तो अगर आप माइनर को देखें तो कॉस्ट सेंटर विद इन मेजर लोकेशन, तो वो एक पावर प्लांट ही है, ठीक है, तो वो फिर 01 है। सिस्टम क्या है, ये गैस गैथरिंग सिस्टम है, तो उसको जीजी दिया हुआ है लफ्ज जीजी, ठीक है ना। और इक्विपमेंट टाइप क्या है, गैस टरबाइन है, सो टीजी उसका शॉर्टकट लिखा हुआ है। फिर सिक्वेंशियल 5 डिजिट दिया हुआ है। सिक्वेंशियल डिजिट वो डिजिट है जो कि आपको जो प्रोसेस है उसको सीक्वेंस में बयान करे, ठीक है ना, दैट इज सिक्वेंशियल डिजिट। फिर स्टैंड बाय फैक्टर आइडेंटिफायर ए बी सी, ये भी कोई फैक्टर है कि स्टैंड बाय में आपके पास ए फैसिलिटी है, बी है, सी है, तो आप कौन सा यूज कर रहे हैं, तो उसका फैक्टर। अब जो इसका रिजल्टिंग फंक्शनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो है 010301
GGTGA, ठीक है ना। अब इंडस्ट्री जो है इक्विपमेंट रजिस्टर में आप इतनी पूरा पढ़ा लिखें तो वो काफी जगह घेरती है, बजाय उसके कि आप उसका सिर्फ फिन नंबर लिख दें। तो जो उस इंडस्ट्री में जो भी तरीकाकार यूज हो रहा है, मतलब वो जरूरी नहीं है कि यही नंबर हो, वो अलग नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर इस नंबर के लिखने से जो उसके मेंटेनेंस स्टाफ है वो उसके उस नंबर को देखकर उससे वो चीज अखज कर सकेंगे कि इसका मतलब क्या है। समझ आ रही है आपको? यस सर। Yes, तो ये एक sir. नंबर है कि अगर अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको उनके टैग्स और इन चीजों की डिटेल के बारे में पता है, तो फिर आप इस फिन नंबर को पढ़ के ही बता सकते हैं कि क्या स्टेट कर रहा है, ये इक्विपमेंट रजिस्टर में ये डिटेल किस चीज के बारे में दी हुई है। फिर वी रिकमेंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर स्पिन कोड। अगर आप इसका कोई स्पिन कोड जनरेट करना चाहें तो उसके लिए भी यही तरीका है कि कंपनी, मेजर लोकेशन, माइनर लोकेशन, सिस्टम वगैरह, तो ये भी आप कर सकते हैं। बट इक्विपमेंट टाइप सेम एज डिजिग्नेटेड इन फिन नंबर, फिन कोड, ठीक है ना। और सिक्वेंशियल नंबर क्या है इसका? ये सिक्वेंशियल नंबर मैंने आपको कहा था कि ये 5 डिजिट नंबर है, ठीक है ना। और वो नंबर वेरी करता है 00001 से लेके 999, ये दो भी हो सकते हैं और इसके दरमियान भी हो सकते हैं। मींस ये जो 5 सीक्वेंशियल डिजिट है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 नंबर्स, आप इसको कह दें। ये हो सकता है 0001 भी हो सकता है, 00011 भी हो सकता है, 0000011 भी हो सकता है, एंड अप टू ये 99999 तक भी हो सकता है। क्लियर? क्लियर सर। अच्छा, सीक्वेंशियल नंबर सर दोबारा प्लीज समझा दें। जी जी, क्या समझा दूं? कह रहे हैं सीक्वेंशियल नंबर दोबारा समझा दें। सीक्वेंशियल नंबर बच्चे एक नंबर है ना जो कि किसी भी प्लांट की या इक्विपमेंट की जो ऑपरेशंस है उनको सीक्वेंस में फाइंड, वो बताती है कि लेट्स से 1 है तो उसका ये 1 का ये स्पेसिफिक प्रोसेस है, ये पहले होगा। 2 है फिर उसके बाद ये प्रोसेस होगा। 3, तो वो प्रोसेस को एक सीक्वेंस से रिप्रेजेंट करती है। और ये 5 डिजिट नंबर है, दैट मे बी 00001 to 9999। ठीक हो गया सर। अच्छा, फिर है इसमें ये स्लाइड्स खत्म हो गई, नीचे कोड डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अगर आप लेक्चर्स जो देखें तो आप क्या है, लेक्चर्स के साथ जो है वो कुछ और चीजें भी शेयर हुई हैं कोड के नाम से, वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। विंडो में ये है, ये वाली, ये आपको फाइल नजर आ रही है? अच्छा ये नहीं, सॉरी, ये तो उसका सॉफ्ट फॉर्म है, कोड्स हैं। एक मिनट, वो कोड कहाँ ओपन है? ये भी नहीं है, एक मिनट। अगर आप कि जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स में जो जीशान क्लास वर्क में जाएं, अगर आप, मैं ये शेयर करता हूँ, एक मिनट। शेयर प्रेजेंट नाउ, विंडो, और जी एक मिनट, ये क्यों नहीं ओपन हो रहा है? एक मिनट, ये आपको मेरी स्क्रीन कौन सी नजर आ रही है? ग्रीन। ब्लैक सर, ब्लैक ब्लैक। ब्लैक नजर आ रही है, जिसमें पिक्चर है ना? पिक्चर यस सर। सर। हाँ, जी जी सर, जिसमें पिक्चर है वही नजर आ रही है। ठीक है।
अच्छा, अब आपको ये नजर आ रहा है, ये CLO कोर्स इंट्रोडक्शन CLO कि नहीं? नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा, अब नजर आ रहा है? यस सर। यस यस सर, अभी अच्छा, नजर आ सर, रहा है। फिर नजर आ अगर रहा है। आप क्लास वर्क में जाएं और नीचे लेक्चर नंबर 6 में आए, ठीक है ना? तो लेक्चर नंबर 6 के साथ आपको ये जो पावर पॉइंट्स के साथ आपको डिस्क्रिप्शन कोड्स हैं, इसको भी जरा आप देख लें, ठीक है ना? जनरली शॉर्टकट्स हैं, ये आप थोड़ा खुद रीड कर लें। देखें, ऑयल एक्यूमुलेटर के लिए कोड है OA, ऑयल कूलर के लिए है OC, ऑयल फिल्टर के लिए है OF, वगैरह वगैरह। तो इस कोर्स को जरा आप देख लें कि इसका मतलब क्या है। जिस तरह लेट से डिस्ट्रीब्यूटर है DT, ड्रायर है DY, इंजन डीजल है ED, इंजन गैस है EG, ठीक है ना? तो ये आप थोड़ा देख लें। वैसे ये इस तरह ये चीजें आएंगी तो नहीं इस तरह लेक्चर्स में या एग्जाम में, ठीक है ना? लेकिन जस्ट आपको ये बताने के लिए कि ये जो है सिस्टम इस तरह शॉर्टकट्स कोर्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है? उनका ये मतलब है। ठीक है, ओके सर। अच्छा। ओके सर। दूसरा ये है कि मैं सर। आपको थोड़ा ये बता दूं कि जो पिछला लेक्चर्स था वो हमने कंप्लीट नहीं लिया था, ठीक है ना? उसमें कुछ स्लाइड्स रह गई थी। सो काइंडली वो स्लाइड्स जो है वो आप थोड़ा खुद देख लें। अगर किसी को समझ नहीं आती तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में नोट कर लें, जो जो समझ नहीं आती तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है राइट सर। सर। ओके सर। एनी Okay, sir. क्वेश्चन? ठीक है सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। सर तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। जी जी जी। सर वो एक इशू था, आपको डायरेक्ट नहीं बताया सर। वो जो लोड है वो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है सर। मैंने वो अच्छा, लोड का तो अब मुझे नहीं पता ना। आपकी जो जो ईमेल या जो आप लोग मैसेज करते हो वो आगे मैं किसी ना किसी मैनेजर CMS को या मैं तो मैनेजर CMS को एड्रेस कर देता हूँ कि ये इस लड़के का इशू है, इसको हल करें। अब वो आगे फर्दर एक्शन लेते हैं, उसका मुझे नहीं पता कि क्या है। और ये भी मुझे नहीं पता कि लोड कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा ना। लेकिन डेफिनेटली जी सर। मैनेजर CMS को मैं तो वो मुझे अक्सर रिस्पांस दे देता है कि जी मैंने इसको आगे फर्दर प्रोसेस कर दिया है, ठीक है ना? तो अगर सर। आप मेरे हिसाब से 1 मिनट, लेट मी क्लोज दिस लेक्चर, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं तो फिर थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना? सही है सर, सही है सर। ओके जी। अगर आपको कोई उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप आज पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके जी। नो सर। चलें जी, मैंने ये